और लेंस। तो मिरर के लिए हमने देखा था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। m इक्वल्स टू v/u माइनस के साथ m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है मैग्निफिकेशन जो कि माइनस v/u हम लोग यूज कर रहे हैं। m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिफिनीशन है जो होता है माइनस के बदले यहाँ प्लस v/u। तो फिर हम लोग आगे बढ़ के देखें। पावर के लिए है -1/f, पावर के लिए है +1/f। और f जो है वो रेडियस का आधा, और 1/f जो है μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो फॉर्मूले तो यही है। यहाँ ध्यान रखिएगा, SI यूनिट ऑफ पावर P is डायोप्टर और D while F is used in मीटर। ये जो पावर है, पावर के बारे में ध्यान रखिएगा कि यूनिट उसका डायोप्टर होता है, और F जो है वो F है मीटर में यूज किया गया। और एक पॉइंट देखिए, हमने एक देखा था मिरर जिसमें कन्वर्ज हुआ था रे, याद करिएगा। और एक लेंस था जिसमें कन्वर्ज हुआ था। तो ये दोनों ही हैं कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस। और आपको पता है इसका जो फोकस है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से कन्वर्जिंग मिरर के लिए नेगेटिव, जबकि पावर लिखते हैं -1/f। तो यदि f नेगेटिव है, f लेस देन 0 implies p ग्रेटर देन 0। और आप कन्वेक्स लेंस को भी याद करिएगा, इसको भी कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस। यहां देखिए f क्या है इसका, ग्रेटर देन 0 कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से, और p जो लिखते हैं +1/f लिखते हैं। तो यहाँ f ग्रेटर देन 0 तो इंप्लाइज p ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आपने क्या देखा, ऊपर वाला जो दोनों आया है
कि इस आइडिया से आपको ये पता चल गया, इस आइडिया से आपको ये पता चल गया कि फॉर कन्वर्जिंग मिरर और लेंस P greater than 0 and for diverging mirror और लेंस P लेस देन 0। एक पॉइंट ये भी ध्यान रख लीजिए, स्टार देख के तो चित्र बना लीजिए और फिर नोट कर लीजिए। कहिएगा तो मैं एक बार अगले पेज पे फिर से समझा दूंगा। पावर के बारे में ये फैक्ट की तरह ध्यान रख सकते हैं कि जो कन्वर्ज करने वाले हैं, कन्वर्जिंग लेंस इकट्ठा कर देता है पैरेलल रे को, तो कन्वर्जिंग लेंस एक जगह है रियल वे में, तो कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस जो है, दोनों के पावर क्या होंगे, पावर ताकत, पावर मोड़ने की ताकत, दोनों के मोड़ने की, रे को मोड़ने की ताकत +1। पावर यदि +1 आ जाए कैलकुलेट होके, और फॉर्मूला देखिएगा, पी एक बार आपने यूज किया है -1/f, एक बार +1/f। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मिरर के लिए, लेंस के लिए फॉर्मूले अलग अलग है। मिरर के लिए -1/f और कन्वर्जिंग मिरर का f निगेटिव है, तो 2 बार माइनस आके वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पावर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव किसके लिए होगा? अच्छा, यदि कोई प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर का रेडियस तो होता है इनफाइनाइट, तो रेडियस का आधा भी होगा इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0। तो एक लाइन और आप अटैच कर सकते हैं, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0, सॉरी, हाँ, f हो जाएगा इनफाइनाइट बाई 2 इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0। पावर ऑफ प्लेन मिरर विल बी 0। प्लेन मिरर तो पैरेलल रे को मोड़ती ही नहीं है, सीधे वापस भेज देती है अपने रास्ते पे, मतलब कन्वर्ज या डाइवर्ज तो करती नहीं, तो पावर ऑफ प्लेन मिरर विल बी 0। पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट इक्वल्स टू 0। अब पैरेलल से एक्सक्यूज मी, पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट का पावर 0 क्यों? क्योंकि R1 R2 उसमें भी रेडियस तो हम लोग क्या देखते हैं कि है कर्व है ही, कर्व होता तब तो वो लेंस होता, लेंस होता तो पावर होता, चाहे ग्रेटर देन 0 चाहे लेस देन 0। लेकिन यदि पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट हो, तो पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट का क्या मतलब? ऐसा ग्लास प्लेट जिसके दोनों साइड पैरेलल हो, तो ये जो ग्लास प्लेट होगा, ऐसा यदि है ग्लास प्लेट, तो इसका पावर होगा 0। ये भी ना तो डाइवर्ज कर रहा है अभी, ना कन्वर्ज पैरेलल रे को, पैरेलल रे सीधे निकल जाएगी। पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट, क्योंकि यदि इसको लेंस के कैटेगरी में आप सोचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो लेंस के कैटेगरी में सोचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये लेंस तो अब ये है ही नहीं। लेंस के लिए ट्रांसपेरेंट कोई मटेरियल का टुकड़ा जिसके आमने सामने के दो साइड में कम से कम एक साइड कर्व हो, दोनों कर्व हो वो भी चलेगा, कम से कम एक साइड कर्व हो। तो आज केवल और केवल इस पेज पे पावर को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं।
अगले पेज पे मैं फिर से इन्हें समझा दूंगा, आप नोट तो कर लें एक बार। क्या मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir. एक बार फिर से देखिए एग्जाम्पल। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आपको पावर लिखने के लिए कहा गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। आपको पावर लिखने को कहा गया। दो एग्जाम्पल हैं, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के लिए y x अटैच कर दिया। यहाँ कहीं फोकस होगा और यहाँ कहीं सेंटर होगा। तो f जो है r/2 20/2 10 सेंटीमीटर बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। f जो है -10 सेंटीमीटर -1/10 मीटर। उसके बाद सोचिए, फॉर मिरर पावर इक्वल्स टू -1/f, P इक्वल्स टू -1/-1/10। ये हो गया +10 +10 और यूनिट कौन सा हो गया? डायोप्टर D। मीटर में पहले f को कन्वर्ट कर लेंगे। ये पावर जनरली 12th में ज्यादा दिखेगा, लेकिन अपने बुकलेट में अभी भी दिख जाएगा, 10th में भी कहीं कहीं। पावर, इसका फोकस चेक करिए कहां पर है, और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखिए, y और x +x +y।
तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, f ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या देख रहे हैं, f लेस देन 0। तो ये फोकस का प्लस या माइनस होना ये उसके कन्वेक्स या कनकेव होने पर निर्भर कर रहा है। लेकिन जब आप पावर का फॉर्मूला देखेंगे तो मिरर के लिए पावर का फॉर्मूला अलग अलग नहीं है। मिरर के लिए पावर का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। उसमें डाटा जो लिख रहे हैं वो f एक बार आपने माइनस में रखा, f एक बार आपने प्लस में रखा, तो एक के लिए पॉजिटिव आया है, एक के लिए निगेटिव। और आपको मैंने स्टेटमेंट की तरफ भी याद रखने को कहा, जो लाइट रे को कन्वर्ज करने की कैपेबिलिटी पॉजेस करता है उसका जो पावर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कन्वर्ज करने का मतलब देखिए इकट्ठा कर रहा है रेस को। जिन जिन के समझ में आया हो वो हैंड राइज करिएगा एक बार प्लीज। अरे वाह, हिमांक और तन्मय, क्या एक बार और एक्सप्लेन करूं? सर आगे समझो, हैंड राइज नहीं हुआ। ओहो, बहुत बढ़िया। किन्हीं को फिर से समझना हो तो वो बताएं। चलिए इसको देखें। फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, पावर बताना है। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पावर बताना है। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, पावर बताना है। तो सॉल्व करते हैं। याद करिए कि जब ये ऐसे पैरेलल रेज आ रही होती है तो एक जगह कहीं कन्वर्ज करता देख रहे हैं आप। यहाँ पॉजिटिव कहते हैं फोकल लेंथ प्लस x प्लस y, तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव। और लेंस पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू प्लस 1/f। तो P के बदले आप क्या लिखेंगे, 1/+25, और ये प्लस तो है ही 25, लेकिन याद करिएगा F इक्वल्स टू +25 cm इक्वल्स टू 1/4 मीटर प्लस में। तो 25 के बदले मीटर में आप क्या लिखेंगे, जनरली आप सारा इंटरनेशनल सिस्टम यूज करते हैं 1/4 या +4 और यूनिट रख देंगे डायोप्टर। ये
याद ही रखते हैं हम लोग कि डायोप्टर है इसका यूनिट। इसके लिए भी एफ जो है +10 सेंटीमीटर, एफ जो है +10/100 मीटर +1/10 मीटर, और फॉर लेंस पावर लिखते हैं +1/f। अब डाटा यदि रखें P = 1/1/10 = +10 डायोप्टर। यहां देखते हैं F जो होता है -20 सेंटीमीटर। सर हम याद कैसे रखेंगे? बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, focal length of concave lens, focal length of concave lens must be negative। तो F जो है ये -20/100 मीटर में, F जो है ये हो गया -1/5 मीटर, और पावर होता है +1/f। किसके लिए? फॉर लेंस। तो पावर हो गया 1/-1/5, ये हो गया -5 डायोप्टर। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से हमें पता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है हमेशा, और कॉनकेव लेंस का फोकस नेगेटिव। यहाँ आप एक बार फिर से देखें some points regarding पावर। तो पहला पॉइंट देखिए, पावर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर और लेंस will be positive and power of
diverging mirror or lens will be negative. Power of plane mirror 0. Power of parallel sided glass plate ये भी 0. और प्लेन मिरर R होता है इनफाइनाइट, F R/2 वो भी इनफाइनाइट, और पावर -1/F -1 बाई इनफाइनाइट ये 0. और पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट पर उसको लेंस की तरह यदि आप देख रहे होते तो μ-1 पावर हो जाता है 1/F, जो कि याद करिए उसे क्या कहते हैं, μ-1 1/R -1/R1 -1/R2. पैरेलल साइड है तो μ-1 1 बाई इनफाइनाइट -1 बाई इनफाइनाइट. आप माइनस प्लस कुछ भी कर लो तो वो 0 ही आने वाला होता है. तो यहाँ से जो पावर दिखते हैं हम लोग वो 0 हो जाता है, क्योंकि यदि पैरेलल साइड है तो इधर का भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट R1 और R2 भी इनफाइनाइट. तो ये कैलकुलेशन आप याद रखें ना याद रखें, पावर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर और लेंस. अब कन्वर्जिंग का मतलब यदि मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो चित्र से आप देख सकते हैं इन दोनों के लिए. और डाइवर्जिंग मैं दिखाना चाहूं तो इनके लिए डाइवर्जिंग मिरर और लेंस. सर 2 बार 3 बार आप लिखवाते हो, इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है. तो टाइम बचा के ही क्या करेंगे, टॉपिक ही तो आपको याद करना है, और टॉपिक याद करना है, और ये आपके 12th में भी काम आना है. 9th में थोड़ा अपने बुकलेट में ही काम आएगा, या एमपीएससी का एग्जाम कुछ बच्चे देंगे तो उसमें काम आ जाता है. लेकिन याद रखने के लिए जरूरी है कि हम 2 बार 3 बार 4 बार उन्हें देखें, उन्हें सोचें, लिखें, फिर वो याद हो जाए. अच्छा, पावर पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू में डायोप्टर में किसी ने लिख दिया, इसका मतलब वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा. यदि मिरर है तो भी, या लेंस है तो भी. कन्वर्जिंग माने या तो कॉन्केव मिरर होगा या कन्वेक्स लेंस होगा. कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं, इकट्ठा करते हैं लाइट रे को, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले लाइट रे को रियल किसी पॉइंट पे.
Excuse me, sir. हाँ बताइए। सर आपने फॉर प्लेन मिरर में R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट लिख रखा है और F भी इनफाइनाइट लिख रखा है, लेकिन F तो R का हाफ होता है, तो ये कैसे हुआ? आसमान में तारे कितने हैं? रात में यदि अंधेरा हो और आसमान साफ हो और जाके छत पे देखें तो आसमान में तारे कितने हैं, गिनती करके बताइए। इनफाइनाइट। अच्छा ठीक है, केवल अब आधे तारे की गिनती बताइए। एक तरफ देखिए, सामने ईस्ट की तरफ देख करके तारे गिन लीजिए, वेस्ट की तरफ वाले तारे को छोड़ दीजिए, आप जहाँ खड़े हैं उससे। अब बताइए कितने तारे हैं? सर इनफाइनाइट बाय 2 नहीं होएगा फिर? हाँ हाँ, तो इनफाइनाइट बाई 2 तो आएगा, मान लेते हैं आप, लेकिन अभी आपको मैंने क्या किया, छत पे आपको खड़े रहने को कहा, ईस्ट की तरफ फेस करके, और कहा अब गिनो आसमान में ऊपर थोड़ा सर करके तारे, और गिनती बता दो। बोलो आप। इनफाइनाइट ही होएगा। तो अब आपके ये गणित समझ में आ गया? यस सर। बस, इनफाइनाइट हम वहां यूज करते हैं जहां गिनते गिनते थक जाते हैं। आप पूरे आसमान के तारे गिनो तब भी थक जाओगे, केवल ईस्ट की तरफ देख के तारे गिनो तब भी थक जाओगे, तो तब भी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का हाफ करोगे, 1/4 करोगे, 1/5 करोगे, वो सारे इनफाइनाइट ही आएंगे। ओके सर। यहाँ एक पॉइंट देखिए, छोटा सा कंसेप्ट। आपने एक प्लेन मिरर देखा और यहाँ सामने में ऑब्जेक्ट है एक, इसका इमेज कितना दूर बनेगा? इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जितना आगे है उतना ही पीछे इमेज बनेगा। और ये जो इमेज होगा उस मिरर के एक्सट्रीम तक रेज ले जाओ, और जो भी रेज ले जाते हैं ना, वो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगा, और रिफ्लेक्ट होके कहां से आते दिखेगा? इमेज वाले पोजीशन से। मतलब रिफ्लेक्टेड रे पीछे बढ़ाने पर जिस पॉइंट से आती दिख रही है, दैट इज इमेज पोजीशन। इसे पहले फील करेंगे। और ये जो सामने में ये स्पेस होता, जिसे मैं ब्लू कर दे रहा हूं, ये वो स्पेस है जहां कोई ऑब्जर्वर यदि है तो उसे इमेज दिखेगा, क्योंकि इमेज से लाइट आने वाली आंखों में पहुंचेगी। इस स्पेस को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मतलब ऑब्जेक्ट के इमेज को जहां से हम देख सकें वो कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू। मान लो यहाँ पर है मोहन, ए नाम दिया उसका, यहाँ पर है सोहन, बी नाम दिया इसका, यहाँ पर है राम, सी नाम दे दिया इसका, यहाँ पर है श्याम, डी नाम दे दिया इसका। ये ABCD में से कौन कौन ऐसे हैं जिनको ये आई इमेज दिखेगा और किनको आई इमेज नहीं दिखेगा? अरे किन के आंखों में रिफ्लेक्टेड रे जरूर पहुंच सकती है? डी के आंखों में पहुंचेगी, डी को इमेज दिखेगा, मिरर के पीछे जाके कोई खड़ा हो जाएगा तो उसको वो आई इमेज दिखेगा। नो सर। क्या? हाँ, तो डी को कहेंगे कि वो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। और सी को क्या दिखेगा? इमेज। नो सर। तो सी भी फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। कौन कौन फील्ड ऑफ व्यू में मौजूद है? ए वो और ए बी। और बी। वो ब्लू वाले रीजन में जो भी होगा वो कहलाएगा, उसको इमेज दिखेगा। सर अभी तो उसके आंखों में कोई रेज नहीं आई। अरे यार नहीं आई तो खींचो ना रे।
ये रेज ऐसे आई होगी और ये इसके आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर पहुंच गई होगी, और उसको ऐसा लगेगा जैसे ये आई से आ रही है रेज, उसको बी वाले पर्सन को आई भी दिखेगा। जैसे यहाँ देखो रिफ्लेक्ट होकर रेज आई है, कहाँ से आ रही होगी उसे पर दिखेगा, आई से। तो ये जो ब्लू वाला रीजन है, तो क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यदि दिया गया हो, हम पहले ये ध्यान रखें फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो कौन सा स्पेस जहां रहने पर हमें ऑब्जेक्ट दिखे। देखो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये इमेज कहाँ बनता है, परपेंडिकुलर लाइन पे उतना ही पीछे, ये MN मिरर है। आप क्या करो, दोनों एक्सट्रीम पे ले जाओ रेज, और रिफ्लेक्ट होके वो कहां से आती दिख रही होंगी, आई से। तो रिफ्लेक्ट होके आई से आती दिख रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो स्पेस दिख रहा है हमें अभी, जिसमें यदि कोई खड़ा होगा तो उसे इमेज दिखेगा, तो ये कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू किस मिरर के लिए, याद करिए यदि कोई कन्वेक्स मिरर होता, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते तो इमेज बनता है फोकस और मिरर के पोल के बीच में। का मतलब कोई भी रेज आप लेंगे एक्सट्रीम पे और वो ऐसे आते दिख रहा है, ऐसे जाते दिख रहा है, तो फील्ड ऑफ व्यू जो है, यहां यदि मैं देखना चाहता हूं, इसमें फील्ड ऑफ व्यू प्लेन मिरर से ज्यादा होता है। तो रेयर व्यू मिरर जो बाइक या कार में यूज करते हैं, उसके कन्वेक्स चुनने के कारण एक ये भी लिखते हैं हम लोग कि बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को ये देखने का हमें मौका देता है। अभी उस पॉइंट को ना भी जाए तो फिलहाल केवल इतना एक टर्म से आपका मैंने परिचय करवाया, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू वो स्पेस जहां पे यदि कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसके आंखों में रेज आएगी, इमेज से ऐसा उसे लगेगा, इमेज उसे दिखेगा। आप तीन में से कोई दो भी डायग्राम बना लें अपने कॉपी पे, हेडिंग दे दें फील्ड ऑफ व्यू। ये भी इंफॉर्मेशन की तरह, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं रहता, इसमें केवल ये पूछ लेता है जैसे पहले प्लेन मिरर में बताया, ए को दिखेगा इमेज या नहीं, बी को दिखेगा कि नहीं, सी को दिखेगा कि नहीं, किसको नहीं दिखेगा, तो सी वाला अभी चुन लेंगे। जिनको ये फील्ड ऑफ व्यू टर्म थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, प्लीज हैंड राइज करें। तो आरव, हिमांक, शिवांशी, तन्मय, क्या मैं सर समझ आ गया सर। सर वो हैंड रेज नहीं हो रहा सर, अब हो गया। हो गया ठीक। शिवांशी मैं एक बार और समझाऊं, हिमांक
सर समझ में आ गया, वो हैंड रेस वाला ऑप्शन पता ओ नहीं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं एक और आइडिया यहाँ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यदि मैं नए पेज पे ये डायग्राम बना लीजिए आप, कंसेप्ट जो यहाँ आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज यदि मुझे देखना है प्लेन मिरर में, तो मैं मिरर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज होगा। रे डायग्राम मैं बाद में देखता हूँ। सोचो यदि रेज ऐसे आ रहे हों, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाते दिखेंगे? रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाते दिखा रहे हैं? ये आइडिया समझ में आ गया सबको? यस मैम, यस सर। पीछे डॉट वाले लाइन क्यों दे रहे हैं? बिहाइंड द मिरर। हाँ, बिहाइंड द मिरर रेज गई नहीं, ये ऐसा लग रहा है जैसे वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है आई वाले पोजीशन से, लेकिन एक्चुअल में मिरर के पीछे तो वो रेज जा ही नहीं सकती। मिरर तो वापस भेज देता है अपने सरफेस से ही, लेकिन वो आई से आ रहा है ये बताने के लिए डॉट वाले लाइन दे रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यदि मिरर पे मैं यहाँ एक काला कागज चिपका दूं, या मिरर काट करके यहां से हटा दूं, और मिरर काट करके यहां से भी हटा दूं, तो अब मिरर कितने हो गए? 1 2 और 3, 3 टुकड़े हैं मिरर के। तो क्या हमें इमेज 3 बनता दिखेगा, या इमेज नहीं बनता दिखेगा, या इमेज बनता दिखेगा? अब भी वहीं पर एक ही, क्या लगता है आप? यहाँ ब्लैक पेपर चिपका दिया है फ्रंट पे ऑन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये यहाँ भी ब्लैक पेपर चिपका दिया है फ्रंट ऑफ द मिरर पे। तो कौन सा रेज नहीं रिफ्लेक्ट हो पाएगा? जो ब्लैक पेपर पे पहुंचा वो तो नहीं रिफ्लेक्ट हो पाएगा, जो ब्लैक पेपर पे पहुंचा है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी तो वैसे ही रिफ्लेक्ट होंगे। क्या एक 3 इमेज बना या एक ही इमेज बना? अरे देखो तो, जिनको 3 इमेज बनता दिख रहा है वो हैंड राइज करो। अच्छा, इतने देर में नहीं किया। अब ये बताओ, जिनको एक रेज दिख रहा, एक ही इमेज बन रहा ये दिख रहा, वो हैंड राइज करो। मिरर के सामने जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर पे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम इमेज देखते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट। एक ही सारे मिरर से जो देखेंगे, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज दिखेगा, तो एक ही इमेज का पोजीशन होगा। तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि मिरर के 2 टुकड़े हो गए, एक ही प्लेन में है, उस प्लेन मिरर से 2 इमेज बन रहा होगा। एक ही इमेज बनता दिख रहा है, रे डायग्राम से आपकी आंखों के सामने है, अलग अलग जगहों से नहीं आ रही है रिफ्लेक्ट होके। वो जो डाइवर्ज होता दिख रहा है, एक ही पॉइंट से सारे रेज डाइवर्ज होते दिख रहे हैं। मान लेता हूं आपका मन नहीं मान रहा ये पॉइंट, तो उसके आपके मन के मनाने के लिए मैं आपसे कहता हूं, ऐसे एक मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ है डी डिस्टेंस पे,
तो डी डिस्टेंस में पीछे इमेज भी होगा। आपने किया, ये MN था ना मिरर, बीच में एक पॉइंट जो है मिरर का, वहां से मिरर के 2 टुकड़े कर दिए कट, और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए तो थोड़ा सा, यदि मिरर को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर देंगे तो इमेज 2 हो जाएगा। 2 मिरर होने पे M, ये P यहाँ पर कह देते हैं, कट वाला पॉइंट है P, ये P शिफ्ट कर दिया ऊपर PN। तो अब जो इमेज बनता दिखेगा, तो अब भी एक ही इमेज बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ मिरर होता भी पूरा, तभी वो एक ही इमेज बनता, क्योंकि जितना आगे ये ऑब्जेक्ट होता उतना पीछे इमेज बनता। लेकिन बीच वाला टुकड़ा यदि मैं हटा भी देता हूँ, तब भी इमेज वो एक ही बनता दिखेगा। जितना आगे ये ऑब्जेक्ट होगा उस प्लेन से, मिरर वाले प्लेन से, उतना पीछे ये इमेज होगा। इधर से जो रेज आते आप देखेंगे, या इधर से जो रेज आते देखेंगे आप, वो सारा रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से आते दिखेगा? इमेज वाले पोजीशन, इमेज वाले पोजीशन आई से। तो इमेज यहाँ जो दिख रहा होगा, एक ही जगह बनेगा। सर मुझे तो लगता है कि 2 इमेज बनेगा, और वो इमेज इस ऑब्जेक्ट को खुद नहीं दिखेगा। चलो ये पॉइंट भी मैं मान लेता हूं आपने पसंद नहीं किया, बाद में देख लीजिएगा एक बार और। यहाँ चेक करिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये है प्लेन मिरर MN। फील करिएगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा या नहीं, और बनेगा तो कहाँ बनेगा, कैसे सोचेंगे आप? मिरर वाले लाइन को, प्लेन को एक्सटेंड करते हैं। आप इमेजिन करो कि आप मेरे विज्ञान के क्लासरूम में आए और बोर्ड के बदले मैंने वहां मिरर लगवा दिया, और मैं वहां आगे जाके खड़ा हो गया। तो मिरर के सामने यदि मैं खड़ा हो गया तो मेरा इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? मिरर में बनेगा। जितना आगे मैं हूँगा, बोर्ड के बदले मिरर है, मिरर से जितना 2 कदम यदि मैं आगे हूँ, तो मिरर में पीछे मेरे 2 कदम पे इमेज बनेगा, और वो मुझे भी दिखेगा, और आप जो सामने बैठे हैं क्लास में उन सबको दिख रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, टहलते हुए मिरर के लेफ्ट किनारे पर आया और उससे थोड़ा और हट के गेट के सामने खड़ा हो गया, मिरर के बोर्ड से हट करके। तो बोर्ड से हट करके मैं खड़ा हो गया, तो आपको क्या लगता है कि वो जो इमेज मेरा अब बन रहा होगा या नहीं, और यदि बन रहा होगा तो मुझे दिखेगा या नहीं? तो आपके मन में ये विचार आया कि मिरर के सामने तो सर है ही नहीं, तो इनको कैसे इनका इमेज बनकर मिलेगा? तो ध्यान से देखिए, इमेज बनाने का बेसिक रूल क्या है? आप रेज लाते हैं मिरर पे, और वो रिफ्लेक्ट होकर के जिस किसी पॉइंट से डाइवर्ज होता दिख रहे होते हैं, या जिस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं, वहां इमेज बनता है। तो यहाँ होगा क्या कि आप जब देखेंगे, ये पीछे किसी खास पॉइंट से आता दिखेगा, और वो भी इस रूल को फॉलो करेगा कि मिरर वाले प्लेन से जितना आगे, यदि डी डिस्टेंस आगे है, तो डी डिस्टेंस पीछे ये इमेज बनेगा। और सारे रेज जो भी आ रहे होंगे मिरर पे, सारे रेज जो भी आ रहे होंगे मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से जाती दिखेगी? वो आई वाले पॉइंट से। सर ये रेज आएगी कहाँ से? रेज आएगी कहां से बताइए? ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं आप? कमरे में सारे मरकरी ऑफ कर दो तो क्या देख पाएंगे इमेज बनता? मेरा इमेज
मिरर में बनता देख पाएंगे? व्हाट्सएप समझ में नहीं आया। अच्छा, आप मुझे क्लासरूम में देख रहे हैं, विज्ञान के क्लासरूम में बोर्ड के बदले मिरर है और मिरर के सामने मैं खड़ा हूं, तो मेरा इमेज कैसे बनाते हैं आप? मेरे से रेस गई मिरर पे और रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में आई, तो आपको मेरा इमेज मिरर में दिखेगा। यस सर। उसी तरह यहाँ ऑब्जेक्ट वो है, वो से रेज आई, सर आपके बॉडी से रेज कैसे निकलेगी? आप कोई ट्यूबलाइट थोड़े ना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं कि क्लासरूम के सारे लाइट ऑफ कर देते हैं। क्लासरूम बंद है, शाम में 8:30 बजे, तो लाइट वहां मौजूद नहीं है, तो क्या तब भी मेरा इमेज बनता? आप देखोगे मिरर में? नहीं। क्यों? क्योंकि अंधेरे में तो हम लोगों को वैसे ही कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब है कि जब हम मरकरी या ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, वो लाइट रे, वो ल्यूमिनस सोर्स है लाइट का, उसके खुद की एनर्जी वहां से आ रही है मान लो, लेकिन मैं भी अब सोर्स ऑफ लाइट हूं। क्यों? क्योंकि वो रेज मेरे ऊपर आई और मेरे ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है चारों डायरेक्शन में। अब मैं भी सोर्स के जैसा हूं लाइट का, ये क्योंकि मेरे ऊपर लाइट आके आपके आंखों में गई तो मैं दिखा, मेरे ऊपर लाइट आके मिरर पे गई बोर्ड के जगह पे जो था और वहां से रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों पे आई, तो आप मेरा इमेज दिखा आपको। तो अब यहाँ गौर करिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होगा? इस ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू, ध्यान से देखिए, मैंने कुछ देर पहले जो चर्चा किया, जहां रेज मौजूद है, जहां ये रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट, ये खुद ऑब्जेक्ट जो है, ये अपना इमेज नहीं देख पाएगा क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। यदि ऑब्जेक्ट की जगह पे मैं होता, एमएन मिरर होता, तो मेरा इमेज तो बनेगा मिरर में, लेकिन क्लास के कुछ बच्चे उससे देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर है कोई ए, यहाँ पर है कोई बी, तो बी उसे नहीं देख पाएगा, ए देख पाएगा मेरे इमेज को या ओ के इमेज को। तो जरूरी नहीं है कि मिरर के सामने हम रखें ऑब्जेक्ट तभी उसका इमेज बने। वो मिरर वाले प्लेन से जितना दूर आगे होगा उतना ही पीछे इमेज बनेगा। हाँ, हमें भले ही मेरा इमेज ना दिख रहा हो मिरर में, लेकिन मेरा इमेज बनेगा और कुछ बच्चों को क्लास में इमेज वो दिख भी रहा होगा मेरा। यदि मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ थोड़ा दूर हटके भी, तब भी मिरर वाले प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर सामने लाइन पर नहीं हूँ, उससे थोड़ा दूर हटके खड़ा हूँ, तब भी मेरा इमेज बनेगा। ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। बच्चों को लगता है ना ना ये वो का तो इमेज बनेगा ही नहीं। फिर से एक बार देखते हैं, इमेज बनाने के लिए रेज लेते हैं हम, और प्लेन मिरर में कोई अकल वकल नहीं लगाते। प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, प्लेन मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट से लेकर के, और जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे इमेज बना देते हैं बिना अकल लगाए। और बाद में रेज खींचना है तो रेज खींचना आपको मैंने बता ही दिया। देखिए ध्यान से, यदि मिरर यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्या लगता है आपको इसका इमेज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये एमएन मिरर है, सर बनेगी। तो कैसे बनाएंगे इमेज? तो आप कहोगे कि सर मैं तो ऑप्टिक्स जानता हूँ, रे डायग्राम बनाऊंगा। मैं कहूंगा ऐसा मत करना। आप क्या करो, पहले मिरर का प्लेन डिसाइड करो। देखो ये ग्रीन कलर वाली प्लेन की लाइन खींच दिया मैंने, फिर मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसे मिरर के प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जितना आगे है डी डिस्टेंस उतना ही डी डिस्टेंस पीछे इमेज बना लो, और जो भी रे डायग्राम बनाना है अब बनाओ। आप जो रे लेना चाहो ले लो, और उनको वापस रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आता दिखाओ, आई से आता दिखा दो। तो आपको पता ही है कि इमेज कहाँ बनेगा। जब आपने डिसाइड कर लिया है तो आपको और कुछ नहीं करना, वो आई से रिफ्लेक्ट करके लाना है इमेज को और रे को। तो रे डायग्राम बनाते वक्त ये सावधानी बरतनी है आप। ये रे डायग्राम आप बना लें, इसमें फील्ड ऑफ व्यू देखना है तो देखिए ये होगा फील्ड ऑफ व्यू। और ये मिरर के दो एक्सट्रीम देखते हैं, एक्सट्रीम वाले पॉइंट के रे पे फोकस करते हैं, बाकी भूल भी जाए तो चलेगा, और उनको देखते हैं कहाँ कहाँ से जा रही है, और
एक्सट्रीम वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और दो एक्सट्रीम से जो पॉइंट पे आपको दिख जाए उनके बीच में जो जगह होगा वो जो रीजन होगा फील्ड ऑफ व्यू होगा, जहां से इमेज हमें दिखेगा। सर आप तो लेंस मिरर पढ़ाते पढ़ाते फिर प्लेन मिरर पे आ गए, क्योंकि यदि मैं प्लेन मिरर के शुरू में ये बातें बोलता तो ये आपको एकदम नहीं समझ में आता। अब आप समझ सकते हैं, ऐसा उम्मीद मैं कर रहा हूं। ये जो है इनमें से दोनों में से कोई एक डायग्राम जरूर बना लो अपने कॉपी पे, जैसे आपको ये अंदाजा आज लग जाए, यदि मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर जितने लाइन है उस लाइन पे मैं नहीं खड़ा हूं, उससे दूर हट के कहीं खड़ा हूं, तब भी मेरा इमेज बनेगा। हाँ, वो इमेज मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि मैं फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हूं, वो खुद अपने इमेज के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। सर ये किसका फील्ड ऑफ व्यू होता है? इमेज का। आप एक पॉइंट अब समझ सकते हैं, एक ही लाइन पे ध्यान दीजिएगा, एक ही लाइन पे यदि दो मिरर हैं एक ही प्लेन में और यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कैसे डिसाइड करोगे आप, कहाँ बनेगा? आप इमेज डिसाइड करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, बीच में एक्सटेंड कर देते हैं दोनों मिरर को और उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, जितना आगे उतना पीछे। और यदि दोनों मिरर एक ही प्लेन में है, ये दोनों मिरर एक ही प्लेन में है, एम एन एम डैश एन डैश, तो इमेज जो बनेगा, वो इमेज जो बनेगा, अब आपको क्या लग रहा है, क्या दो इमेज चार इमेज बनेगा या एक ही इमेज बनने वाला है? भले ही दो मिरर है तो दोनों के लिए तो एक ही कहानी है, आई से आता दिखेगा रेस। तो अब आप थोड़ा ये समझने की स्थिति में हैं कि मिरर यदि बीच में कट करके मैं शिफ्ट करके दो मिरर देखने लगूं प्लेन मिरर के एक के बदले, तो एक ही प्लेन में जब तक वो है तब तक इमेज जो है वो दो नहीं बनेगा, तब तक एक ही बनेगा। लेकिन यदि मिरर कट कर करके एम डैश एन डैश और उनका प्लेन मैं बदल दूं, एन एम, उनका प्लेन में बदल दूं, तो प्लेन में बदल दूं यदि ऐसा है तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इस मिरर से अलग डिस्टेंस है इसका और इस मिरर से अलग डिस्टेंस है इसका, तो जो इमेज भी बनेगा ना वो अलग अलग दूरी पे बनेगा। I1 I2 दो इमेज बन जाएंगे। दो इमेज क्यों बन जाएंगे? क्योंकि दोनों मिरर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अलग अलग। यदि दोनों मिरर एक प्लेन में होते तो एक ही इमेज बनता, दोनों मिरर का प्लेन अलग अलग है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग अलग हो गया, और डिस्टेंस अलग अलग हो गया तो इमेज भी अलग अलग दो बन जाएंगे। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ट्रिकी पॉइंट्स हैं, ये 6th 7th 8th 9th 10th के लेवल पे भी कोशिश करके बच्चे सोच सकते हैं और आप भी कोशिश करके सोच सकते हैं, लेकिन 12th में कंपल्सन रहता है, नहीं सोचेंगे माने आप ऑप्टिक्स गड़बड़ करेंगे। और अभी आप नहीं भी सोचेंगे तो कोई बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन अभी से कोशिश करते रहेंगे तो मैच्योरिटी बढ़ जाएगी ऑप्टिक्स की आपकी। जिन लोगों को ये एक इमेज और दो इमेज वाला आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, हैंड राइज कर देते हैं। ठीक, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।